आप यकीनन मजाक कर रहे हैं मुझसे। हमीन सिकंदर ने सिकंदर शाह को मुखातिब करके कहा। नालायक औलाद, क्या तुम्हारा और मेरा मजाक का रिश्ता है? सिकंदर साहब ने गुस्से से कहा था। बाबा, आप मेरी इजाजत के बगैर मेरा रिश्ता कैसे पक्का कर सकते हैं? हमीन ने खड़े होते चिल्लाकर कहा। देखो हमीन, इसका और तुम्हारा रिश्ता आज नहीं बरसों से तय है। वो तुम्हारी बचपन की मंगेतर है। अब की बार सिकंदर शाह ने भी हुर्रा कर कहा था। जानता हूँ बाबा, बहुत अच्छे से जानता हूँ, मगर मैं ये मंगनी तोड़ने वाला था। मामा को भी बताया था। हमीन ने अब अपनी वालदा को देखा। हमीन, वो मेरी बहन की बेटी है, मैं कैसे इसका दिल दुखाऊं? शबाना बेगम ने फौरन अपना दिफा किया। आप दोनों मेरी बात सुन लें, मैं इस गांव की लड़की से हरगिज़ शादी नहीं करने वाला। हमीन ने कहा। वो फौरन अपने कमरे में चला गया था। जाकर मनाओ अपने बेटे को, भाई साहब का कल निकाह करना चाहते हैं। सिकंदर साहब ने अपनी बेगम को देखते हुए कहा। आप खुद क्यों नहीं जाते इसे समझाने? शबाना बेगम ने सिकंदर शाह को घूरते हुए सवाल किया। बेगम, मेरा समझाना आप जानती हैं, मैं इसे अपनी जायदाद से दखल कर दूंगा। सिकंदर शाह दोबारा से मोबाइल स्क्रीन की तरफ मुतवज्जा हो गए थे। क्या कह रहे हैं आप बाबा? कल मेरा निकाह? आयजा के तो मानो डर के पहाड़ टूटे थे। जी बच्चे, आपका निकाह है हमीन सिकंदर के साथ। परवेज शाह ने अपनी फूल सी बेटी को देखकर कहा। बाबा, वो शहर का लड़का है, अब तो उसका नाम टॉप बिजनेसमैन में आता है। ना वो मुझे समझ सकेगा ना मैं इसे। आयजा ने परेशानी से कहा। बेटा, वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। अब की बार मरियम बेगम ने समझाते हुए कहा था। और सबसे बड़ी बात, तुम बचपन से उसके नाम से जुड़ी हो। परवेज शाह ने मुस्कुराकर कहा। इन्हें अपने भाई का बेटा पसंद न था, मगर अजीज जरूर था। ठीक है, मगर मैं बता रही हूँ, अगर उसने मुझे जरा भी अकड़ दिखाई तो। आयजा की बात अधूरी रह गई थी। तो तुम खामोशी अख्तियार कर लोगी और मोहब्बत से इसे बदलोगी। मरियम बेगम ने फिर इसे समझाया। बिल्कुल, जैसे आपने बाबा को बदला। अभी भी चुप कर सिगरेट पीते हैं ये? आयजा ने जाते जाते तंज किया और परवेज शाह तो इसका चेहरा ही देखते रह गए थे। आपने मुझसे फिर झूठ कहा? मरियम बेगम अब सुर्ख चेहरा लिए परवेज शाह को देख रही थी। बेगम, ये आपकी बेटी अपने आप को सही साबित करने के लिए कह कर गई है। परवेज साहब भीगी बिल्ली की तरह कह रहे थे। जानती हूँ, मगर वो झूठ नहीं कहती। ये बात तो आप भी जानते हैं ना? मरियम बेगम ने आईब्रो झुकाकर सवाल किया। तो परवेज शाह खामोश हो गए। क्या हुआ? क्या कहा मामा ने? कोंज ने आयजा के कमरे में आते ही सवाल किया। क्या कहेंगी वो? कल निकाह है मेरा, वरना सरदार का बेटा मुझे अगवा न कर ले, इसका खौफ है इन्हें। आयजा ने मुंह बनाते कहा। आयजा, मामा बाबा ठीक कह रहे हैं, तुम इतने ताकतवर नहीं हो जितनी बनती हो। कोंज ने इसे समझाते हुए कहा। हाँ हाँ, अब तुम शुरू मत हो जाना। आयजा ने कानों को हाथ लगाया था। मामा, मैं कैसे इस लड़की से शादी कर लूं जिसे मैं ठीक से जानता तक नहीं, और वो भी एक ही दिन में? हमीन ने शबाना बेगम से सवाल किया था। बेटा, तुम्हें मेरी कसम, वो बच्ची बचपन से तुम्हारे नाम पर है, इसे रुस्वा मत करो। शबाना बेगम अब इसे गांव की रिवायतों से वाकिफ करवा रही थी। ठीक है, मैं तैयार हूँ, हमीन ने हार मानते कहा। मुझे मालूम था मेरा बेटा कभी मेरा गुरूर नहीं तोड़ेगा। जाते जाते शबाना बेगम ने इसे बोसा दिया था। अगले दिन सुबह सुबह शाह हवेली में तैयारियां शुरू हो चुकी थी। घर की लाडली बेटी का निकाह था। परवेज शाह कोई कमी नहीं रखना चाहते थे। मामा, मुझे पार्लर तो छुड़वा दें। आयजा मरियम बेगम के पास आई थी। कल तक तो कोई शौक नहीं था निकाह में, और आज देखो। मरियम बेगम ने इसे तंग किया। भाई मामा, शौक अभी भी नहीं है, मगर मैं क्यों किसी की वजह से अपनी खुशियां खराब करूं? आयजा ने मुंह बनाते कहा। अच्छा अच्छा, ठीक है, बाबा छोड़ाएंगे तुम दोनों बहनों को, और अपनी जबान काबू में रख, कम से कम आज के दिन तो। मरियम बेगम ने डपट कर कहा। ठीक है मामा जी। आयजा ने मुंह बनाते जवाब दिया। वैसे मामा, एक बात बताएं। एकदम आयजा को कुछ याद आया। वो निकाह में तोहफे वगैरह मिलते हैं क्या? आयजा ने इतनी राजदारी से पूछा था कि मरियम बेगम की हंसी छूट गई। हाँ हाँ, मिलेंगे। 2 जूते, और वो भी मेरे हाथों। मरियम बेगम ने मजाक उड़ाते हुए कहा। अपने दामाद को दे दीजिएगा, मैं बगैर तोहफों के ही सही हूँ। कहते साथ वो कमरे से भागी थी। यार, कम से कम लड़की की तस्वीर तो दिखा दे। हमीन ने गाड़ी में बैठते हुए नई फरमाइश की थी। अरे, अभी सामने से देख लेना ना। सिकंदर साहब ने इसके कंधों पर जोर देते कहा। नहीं, बता रहा हूँ, जबरदस्ती की शादी है ये, जल्लाद शौहर बनूंगा मैं। हमीन ने हतमी फैसला सुनाते कहा था। मेरे शेर, बीवियां सारा जल्लाद पर निकाल देती हैं। सिकंदर साहब ने शबाना बेगम को देखते हुए कहा था। आपको शर्त याद है ना मेरी? हमीन ने सवाल किया है।
याद है अभी रुखसती नहीं होगी, बोल दिया है मैंने मरियम को भी और परवेज को भी। शबाना बेगम ने मुंह बनाते कहा, वैसे अगर मेरा एक और लड़का होता ना तो मैं कूंज बेटी का भी रिश्ता ले लेता, सिकंदर साहब ने हसरत से कहा। शबाना बेगम मुस्कुराई थी जबकि हमीन अजीब अजीब मुंह बना रहा था। तकरीबन 2 बजे वो लोग शाह हवेली के सामने पहुंचे थे। हमीन हवेली से मुतासिर हुआ था। सलाम दुआ के बाद अब वो लोग चाय पी रहे थे जब हमीन का फोन बजा। सॉरी, इम्पोर्टेंट है, हमीन ने कहा और लॉन की जानिब आ गया था। कमीने इंसान, कहाँ रह गया तू? हमीन ने फोन उठाते ही कहा। मैं हूँ महक, आगे से किसी लड़की की आवाज आई थी। सॉरी भाभी, मुझे लगा फारिस है। कहाँ हैं आप लोग? अब की बार हमीन के लहजे में नरमी दराई थी। ये हाईवे से कौन सा कट लेना था, तुम्हारा भुलक्कड़ दोस्त रास्ता भूल गया है। महक ने गुस्से से कहा, आप फोन दें, मैं इसे समझाता हूँ। हमीन ने सुकून से कहा और फिर फारिस को एड्रेस समझाकर वापस अंदर आ गया। आप लोग रेस्ट कर लें, फिर 6 बजे निकाह की तकरीब शुरू हो जानी है। परवेज साहब ने कहा। बच्चियां नजर नहीं आ रही? सिकंदर साहब ने सवाल किया। भाई साहब वो सहेलियों के साथ गई हुई हैं शॉपिंग करने, फिर वहीं से पार्लर जाएंगी, मरियम बेगम ने इतला दी। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने कमरों में आराम करने चले गए। शाम को 6 बजे सारे मेहमान आना शुरू हो गए थे। फारिस और महक भी वक्त पर पहुंचे थे। भाई मुबारक हो, शादी जैसे रिश्ते में कैद होने वाले हो। फारिस, जो हमीन का बेस्ट फ्रेंड था, उसने कहा, भाई मैंने अपनी बीवी को इतना फ्री ही नहीं करूंगा कि वो सर पर नाचे। हमीन ने फख्र से कहा, बेटा जिस दिन तुझे इससे मोहब्बत हुई उस दिन पूछूंगा। फारिस ने इसे जैसे चैलेंज दिया था। वो दिन नहीं आएगा जब मुझे मोहब्बत हो। हमीन का जुमला भी मुकम्मल हुआ था जब सामने से लड़कियों के हुजूम के साथ वो खूबसूरत अप्सरा चलती हुई आ रही थी। लंबे बालों को जूड़े में कैद किए, कुछ लटें चेहरे पर निकल रही थी। हल्के मेकअप पर आयजा शाह वाकई खूबसूरत लग रही थी। हमीन ने इसे देखा और फिर कहीं और देखना भूल गया था। आयजा जब तक स्टेज तक आई थी, हमीन की नजरें इससे ओझल ही नहीं हुई थी। लगता है हमीन का दिल आ गया है इस पर। महक ने फारिस के कान में सरगोशी की। मुझे भी यही लगता है, फारिस ने जवाब दिया। निकाह ख्वाह ने निकाह के कलमात शुरू कर दिए थे। पहले आयजा से पूछा गया, जी कबूल है, कबूल है, कबूल है। फिर हमीन से पूछा गया, जी कबूल है, कबूल है, कबूल है। सारे मेहमान एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। हमीन दिल को काबू में रख, ये चुड़ैल है, माना खूबसूरत है, मगर तालीम का होना भी तो जरूरी होता है ना। हमीन ने अपने दिल को काबू में करना चाहा था, जो अब आयजा का हो चुका था। हमीन, हमें नहीं मिलवाना चाहते कि अपनी बीवी से? महक ने स्टेज पर आते नाराजगी से कहा। भाभी, अभी मनकूहा है, बीवी नहीं, हमीन ने फौरन से कहा। आयजा के दिल को धचका लगा था। इसकी तवक्का से ज्यादा बदतमीज इंसान था ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है फारिस, और ये इनकी वाइफ। हमीन ने रूखे से अंदाज में तारुफ करवाया। मिलकर खुशी हुई, आयजा ने मुस्कुरा कर कहा। तुम जब शहर आ जाओगी फिर हम पड़ोसी होंगे, खूब मस्ती करेंगे, महक ने चहकते हुए कहा। आयजा बस मुस्कुरा दी। इसका खुद को अभी मनकूहा है कहना बहुत बुरा लगा था, मगर वो खामोश रही। तभी कूंज स्टेज पर आई थी। आपी, चलें अपने शौहर के साथ कुछ पिक्चर्स तो निकलवाएं। कूंज ने फोन का कैमरा ऑन करते कहा। कूंज, ये मेरी मनकूहा है, शौहर रुखसती के बाद होंगे। आयजा ने नागवारी से कहा। लगी लिपटी आज तक इसने किसी की रखी थी जो आज रख ली। पिक्चर्स वगैरह के बाद खाने का एहतमाम हुआ था और फिर सारे घर वाले रात को छत पर बैठे थे। कूंज के लिए क्या सोचा है परवेज? शबाना बेगम ने सवाल किया। अभी तो कुछ नहीं भाभी, इंटर कर ले तो देखते हैं इसका भी, परवेज ने कूंज को देखते हुए कहा, जो शादियों की तस्वीरें देख रही थी। तुम्हें यकीन है ना अब आयजा सेफ है? सिकंदर शाह ने परेशानी से पूछा था। किसी हद तक तो। कुछ दिनों में आप हमीन को रुखसती के लिए राजी कर लीजिएगा, परवेज साहब ने उम्मीद भरे लहजे में कहा। हाँ, तुम फिक्र ना करो, मैं इसे राजी कर लूंगा, सिकंदर साहब ने पुरुमीद अंदाज में कहा। भाभी, आज रात को रुक जाती हैं, हमीन ने कहा था। वो इस वक्त पोर्च में खड़ा फारिस और महक को अलविदा कर रहा था। नहीं हमीन, कल डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, तुम जानते हो कितनी मुश्किल से मिलती है इसकी डेट, महक ने रंज से कहा। चलें कोई नहीं, कल मुलाकात होगी घर पर, हमीन ने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा हमीन, ऑफिस में परसों तुम्हारी सेक्रेटरी के लिए इंटरव्यू रखे हैं, याद रखना, फारिस ने जाते जाते कहा। ठीक है, याद रखूंगा, हमीन ने मुस्कुरा कर कहा। जैसे ही वो पलटे से एहसास हुआ कोई इसे देख रहा है, नजरें बेसाख्ता ही ऊपर खिड़की की जानिब उठी। आयजा इसके देखने से पहले ही पीछे हो गई। हमीन ने सर झटक कर अंदर की जाने कदम बढ़ाए। या अल्लाह, बच गई, वरना खड़ूस समझता मैं मर रही हूँ इस पर, दिल पर हाथ रखते आयजा ने कहा। तब अचानक ही इसके कमरे का दरवाजा बजा। कौन? आयजा ने डरते हुए पूछा।
بیٹا کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ مریم بیگم کی آواز سماعتوں میں پڑی۔ نہیں ماما، میں بس آرام کروں گی، عائزہ نے کہا اور بیڈ پر دھڑام سے بیٹھ گئی۔ کیسے کہہ رہا تھا کہ ابھی تو منقوہہ ہے۔ عائزہ کا دماغ اب بھی وہیں اٹکا تھا، پھر کچھ دیر سوچ کر سر جھٹک کر سونے لگ گئی۔ بابا، آپ نے مجھے بلیک میل کر کے یہ نکاح کروا لیا ہے، مگر میری مرضی کے بغیر رخصتی نہیں ہوگی، امین نے حتمی لہجے میں کہا۔ اس بارے میں بعد ہوگی، شبانہ بیگم نے حتمی انداز میں کہا تھا۔ دیکھیں ماما، آپ آخر میں ہمیشہ اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہیں، امین نے چڑھتے ہوئے کہا۔ تو جل کیوں رہے ہو؟ اب تمہاری بیوی بھی تو آ گئی ہے، وہ تمہارا ساتھ دے گی، شبانہ بیگم نے مسکرا کر کہا۔ تو حمین کو منقوہہ والی بات یاد آئی۔ وہ حساب پورے کرتی ہے کہہ کر کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ ضد میں آپ پر گیا ہے، شبانہ بیگم نے تبصرہ کیا۔ میرا ضد تو آپ کے آگے کچھ بھی نہیں، سکندر بیگم نے انہیں تنگ کرتے کہا تھا۔ عائزہ کا نکاح جلد بازی میں اس لیے کیا کیونکہ عائزہ نے دوسرے گاؤں کے سردار کے بھائی کو سزا دلوائی تھی۔ وہ وکیل تھی اور اسی وجہ سے اس کی جان کو خطرہ تھا۔ پرویز صاحب نے اسے ملک سے باہر بھیجنے کا سوچا، مگر عائزہ نہیں مانی، اس لیے وکالت چھڑوا دی، مگر سردار ابھی بھی اس کے پیچھے پڑا تھا۔ عائزہ کا گھر سے نکلنا بھی کم کر دیا گیا تھا، ضرورت کے اوقات بھی گارڈز کو لے کر جاتی تھی۔ تبھی پرویز صاحب نے عائزہ کی شادی کا سوچا، کیونکہ اس کی منگنی بچپن میں ہی ہو گئی تھی۔ تبھی حمین سکندر سے اس کا نکاح کیا گیا۔ رات کے 12:30 بجے اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کے کمرے میں ہے۔ عائزہ نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ جلائی تو کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ میں کھڑکی بند کرنا بھول گئی تھی کیا؟ عائزہ نے خود سے سوال کیا، پھر اٹھ کر کھڑکی بند کرنے کے لیے قدم بڑھائے۔ جیسے ہی وہ مڑی، اس کے سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا۔ آہ! ابھی عائزہ چیختی، حمین نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ ساکت ہو گئی تھی۔ ہاتھ ہٹا رہا ہوں، چلانا نہیں، حمین نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو عائزہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ عائزہ نے غصے سے پوچھا، آواز دھیمی تھی۔ بات کرنے آیا ہوں، حمین نے سکون سے کہا۔ کیا بات کرنی ہے؟ عائزہ نے بازو سینے پہ باندھے سوال کیا۔ میں تم جیسی لڑکی کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتا، حمین نے بیڈ پر سکون سے بیٹھتے کہا۔ مجھے بھی شوق نہیں تم جیسا بدتمیز آدمی۔ ابھی عائزہ نے جملہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ حمین نے اس کے رخسار پر تھپڑ مارا تھا۔ عائزہ خود کو سنبھال نہ پائی اور حمین کی باہوں میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ حمین کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ آنکھیں کھولو عائزہ، حمین نے کہا۔ عائزہ نے کوئی رسپانس نہیں دیا تھا۔ اگر تم نے آنکھیں نہ کھولی تو میں ابھی رخصتی کا اعلان کر دوں گا، حمین سکندر کے غنانے پر وہ جو اس کے خوف سے بے ہوشی کا ناٹک کر رہی تھی، ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ آپ تو مجھے پسند نہیں کرتے، پھر رخصتی کیوں؟ آپ مجھے طلاق؟ وہ سہم کر جلد بازی میں بولی۔ جب حمین نے زور سے دیوار پر ہاتھ مارا، غصے سے اس کی جانب بڑھا تو وہ اس کے غصے سے گھونے پر ڈر کر آنکھیں میچ گئی۔ ایک تو تم جاہل، اوپر سے بدتمیزی دیہاتی لڑکی۔ میں ویسے ہی بہت مشکل سے تمہیں اس گھر میں برداشت کرتا ہوں، رخصتی کر کے اپنے کمرے میں لانا ناممکن۔ وہ شفاقیت سے بولا، جبکہ ذلت کے احساس سے اس کی بند آنکھوں سے شفاف آنسو نکلتا حمین سکندر کو پتھر کر گیا تھا۔ وہ اگلے لمحے اپنے دل میں حمین کی نفرت کے لیے کمرے سے بھاگی تھی، جبکہ حمین اس کے کمرے میں ساکت کھڑا تھا۔ عائزہ چھت پر چلی گئی تھی۔ کھلی ہوا میں اس نے سانس لینے کی کوشش کی تھی، مگر سانس نہیں آ رہی تھی۔ تبھی اسے پیچھے حمین کی موجودگی کا احساس ہوا۔ عائزہ کو کبھی کسی مرد نے نہیں مارا تھا، پھر حمین سکندر کون تھا جو یہ کرتا؟ عائزہ سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ہر بار ناکام۔ تمہیں سانس لینے میں پرابلم ہے کیا؟ حمین گھبرا گیا تھا، یا وہ چاند کی روشنی میں سفید شلوار قمیض پہنے اس لڑکی کو دیکھ کر اپنا دل بار بار ہار رہا تھا۔ عائزہ خاموش رہی۔ تبھی حمین نے اسے دونوں گالوں سے تھاما تھا اور اپنے ہونٹ اس کے لبوں پر جما دیے۔ عائزہ نے اسے خود سے دور کیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا اور اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ مطلب یہ طے تھا، بدلے میں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے اس چڑیل نے، حمین نے سوچتے ہوئے کہا۔ صبح سب لوگ خاموش تھے اور خوش تھے۔ عائزہ بھی تیار ہو کر نیچے آ گئی جب اس کی نظر لان میں کھڑے حمین پر پڑی۔ سفید شلوار قمیض میں گوری رنگت، ہلکی بڑھی شیف کے ساتھ وہ دلکش لگ رہا تھا۔ کونج؟ عائزہ نے پاس سے گزرتی کونج کو آواز دی۔ جی آپی۔ کونج فوراً اس کے پاس آئی۔ یہ جوس کس کے لیے؟ عائزہ نے سوال کیا۔ یہ تو حمین بھائی نے بنوایا ہے، کونج نے اطلاع دی۔ اچھا، لاؤ مجھے تو میں دے آؤں۔ عائزہ نے کونج سے جوس کا گلاس لے لیا تھا۔ یہ آپ نے بنوایا ہے؟ عائزہ نے لان میں قدم رکھتے جوس کا گلاس اوپر کرتے کہا۔ جی محترمہ، اور آپ بنا کر لائی ہیں؟ خیریت؟ حمین نے قدم اس کی جانب بڑھائے تھے اور عائزہ نے ایک ہی سانس میں سارا جوس پی لیا تھا اور گلاس حمین کو تھما دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ حمین غصے سے پھنکارا تھا۔ بدتمیزی نہیں، یہ بدلہ ہے، عائزہ نے کہا اور بغیر رکے چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ناشتے کی پلیٹ لگائی جا چکی تھی۔
عائزہ خوشی سے اپنی پلیٹ کو دیکھ رہی تھی کہ حمید نے کسی چیل کی طرح آ کر اس کے سامنے سے پلیٹ لے لی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ عائزہ پنکاری تھی۔ سب کی نظریں ان کی جانب گئی۔ میرا مطلب آپ کو ناشتہ چاہیے تھا تو بتا دیں، میں دوسری پلیٹ لا دیتی ہوں۔ عائزہ نے منہ بناتے ناگواری سے کہا۔ کوئی بات نہیں عائزہ، تم دوسری لے آؤ، مریم بیگم نے کہا۔ ٹھیک ہے ماما، ناگواری سے کہتی وہ کچن میں چلی گئی تھی۔ ناشتے کے بعد سکندر شاہ کی فیملی واپس شہر چلی گئی تھی اور عائزہ نے سکون کا سانس لیا تھا۔ ابھی وہ کمرے میں پہنچی تھی کہ اس کا فون بجا۔ نمبر انجان تھا۔ تھوڑا جھجک کر اس نے فون اٹھایا۔ ہیلو، عائزہ نے پورا اعتماد انداز میں کہا۔ نکاح کر کے اچھا نہیں کیا وکیل صاحبہ، ابھی بدلہ شروع ہوا ہے۔ سردار ملک کی آواز ابھری تھی۔ سامنے آؤ تاکہ تمہیں جان سے مارنے کا موقع ملے، عائزہ نے کہا اور فون کاٹ کر نمبر بلاک کر دیا تھا۔ اس کے بعد عائزہ نے میل باکس کھولا جہاں اسے انٹرویو کے لیے بلایا گیا تھا۔ چلو شکر، ایک قید سے تو نجات ملے گی، عائزہ نے سوچا۔ تم جانتے ہو مجھے کسی سیکریٹری کی ضرورت نہیں ہے۔ حمین آج فارس سے پھر بحث کر رہا تھا۔ تم پچھلی 2 میٹنگز بھول گئے تھے اور جم کرتے ہوئے پائے گئے تھے، اس لیے اس کی تمہیں ضرورت ہے، فارس نے تحمل سے جواب دیا تھا۔ آج ایک نئی صبح تھی اور عائزہ مکمل طور پر تیار تھی آفس جانے کے لیے۔ اجازت اس نے پرویز صاحب سے رات کو ہی لے لی تھی اور وہ خود بھی اسے شہر شفٹ کرنا چاہتے تھے۔ ماما ناشتہ، نیچے اترتے اس نے اعلانیہ کہا۔ مریم بیگم نے اسے ناشتہ سرو کیا۔ تم شور ہو اس جاب کو لے کر؟ مریم بیگم نے سوال کیا۔ ماما ابھی تو انٹرویو دینا ہے یار، عائزہ نے ناشتہ سے انصاف کے ساتھ انصاف کرتے کہا۔ اچھا چلو پھر تم کوچ کا بھی ایڈمیشن کروا دینا، ہم شہر شفٹ ہونے کا سوچ رہے ہیں، مریم بیگم نے نیا حکم جاری کیا۔ جی جی دیکھیں گے اس مسئلے کو، عائزہ نے کہا اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، مجھے ذرا سنجیدہ نہیں لیتی آپ کی یہ اولاد، مریم بیگم نے سیڑھیوں سے اترتے پرویز شاہ کو دیکھتے ملامت سے کہا۔ شیر کی بیٹی ہے، شیرنی ہی ہوگی، فخر سے کہا گیا تھا۔ عائزہ تقریباً 10 بجے آفس پہنچی تھی اور اب انٹرویو کی باری اس کی تھی۔ آفس وسیع و عریض تھا۔ آئیے مس عائزہ شاہ، حمین چونک کر کھڑا ہوا تھا۔ تم؟ عائزہ حیرانگی سے چلائی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ حمین نے آئی برو چکا کر سوال کیا۔ انٹرویو کے لیے آئی ہوں، عائزہ نے اپنی جگہ سنبھالتے ہوئے کہا۔ تم گاؤں کی ان پڑھ لڑکی، میں اپنی سیکریٹری بناؤں گا؟ حمین سکندر نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ ڈونٹ جج اے بک بائی اٹس کور، سنا ہوگا آپ نے، عائزہ نے پرسکون انداز میں کہا۔ حمین نے اس کی فائل پڑھنا شروع کی۔ تم ایک لائر ہو؟ حمین کو حیرانگی ہوئی تھی۔ جی، ساتھ میں ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر بھی رہ چکی ہوں، عائزہ نے فخر سے بتایا۔ مجھے کسی نے بتایا کیوں نہیں؟ حمین نے حیرت سے کہا۔ کیونکہ آپ ایک نمبر کے گھمنڈی انسان ہیں اور میں نے خود بتانے سے منع کیا تھا، عائزہ نے ناگواری سے کہا۔ میں یہ جاب تمہیں نہیں دینے والا، حمین نے سینہ چوڑا کرتے کہا۔ میں مر بھی نہیں رہی اس جاب پر، عائزہ نے کہا اور اٹھ کر چلی گئی۔ ابھی وہ گاڑی میں بیٹھی تھی کہ اس کا فون بجا۔ کل سے 9 بجے آ جانا، حمین سکندر نے حکمانہ انداز میں کہا۔ جیسا آپ کہیں، عائزہ کے چہرے پر مسکان تھی۔ ابھی وہ لوگ گاؤں کے قریب پہنچے تھے کہ اچانک فائرنگ شروع ہو گئی تھی۔ سردار ملک کے آدمیوں نے حملہ کیا تھا۔ ابھی عائزہ خود کو سنبھالتی کہ کسی نے اس کو بالوں سے پکڑ کر ایک تھپڑ مارا تھا۔ عائزہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا، کیسے وہ اس سنسان کمرے میں قید ہوئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ عائزہ کا سانس پھر سے پھولنا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے پینٹ کی پاکٹ سے فون نکالا تھا اور جلدی میں حمین کا نمبر ڈائل کیا۔ خیریت چڑیل، اتنی جلدی یاد آ گئی، حمین نے رومانوی انداز میں کہا۔ حمین، مجھے اغوا کر لیا گیا ہے، عائزہ نے بمشکل کہا۔ عائزہ کیا کہہ رہی ہو تم، کہاں ہو؟ حمین واقعی میں پریشان ہوا تھا۔ مجھے نہیں پتا، پلیز مجھے بچاؤ، عائزہ نے التجا کی تھی۔ دیکھو عائزہ، کچھ تو یاد ہوگا نا، کہاں تھی تم، کیسے ہوئی اغوا؟ حمین آفس سے نکل کر اپنی کار کی جانب بڑھ چکا تھا۔ اس کا رخ اب ہیڈ کوارٹرز کی جانب تھا۔ سنو، تم ریلیکس رہو، میں ابھی تمہاری لوکیشن ٹریک کر کے پہنچتا ہوں، کال کٹ مت کرنا، حمین نے کہہ کر حکم دیا۔ عائزہ نے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی جس میں وہ ناکام ہو رہی تھی۔ تبھی اسے کسی کی آہٹ کی آواز آئی تھی۔ جلدی سے اس نے فون چھپایا تھا۔ تبھی سردار ملک اندر آیا تھا۔ کتنا بھاگو گی میری جان، سردار نے کمینگی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور پھر گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ ہاتھ عائزہ کے چہرے پر پھیرا تھا۔ مجھے ہاتھ مت لگاؤ پلیز، عائزہ نے التجا کی تھی۔ کیوں جانم، دیکھو تمہارے لیے میں نے اپنے بھائی کا خون معاف کیا، سردار ملک نے اس کو نظروں کے حصار میں لیے کہا۔ دوسری طرف حمین کا اس کی باتیں سن کر خون کھول رہا تھا۔ پورے 10 منٹ میں اسے لوکیشن مل گئی تھی اور فوراً عائزہ کو بچانے کے لیے نکلا تھا۔ حمین ایکس ایس پی رہ چکا تھا۔
सिकंदर शाह की जिद पर इसने पुलिस की नौकरी छोड़ी थी, मगर न इसके अंदर से गुस्सा गया न दिमाग। वो आज भी 10 कदम आगे होता था। शहर और गांव की हदूद के बीच में आयजा को रखा गया था। पूरे 10 मिनट में वो फास्ट ड्राइविंग करता पहुंचा था और बगैर सोचे सब कुछ शूट कर दिया था। आयजा, हमीन ने इसे आवाज दी। हमीन, आयजा की आवाज एक बंद कमरे से आई थी। हमीन ने एक झटके में दरवाजा खोला था और सरदार मलिक को पैरों में 2 फायर किए थे। आयजा का दिल बंद होने को था। हमीन इसे बाहों में थामता। आयजा फिर इसका चेहरा थपथपाया। इसे गोद में उठाकर वो वापस गाड़ी की तरफ बढ़ा था। फारिस, सब देख लेना, हमीन ने फारिस को लोकेशन भेजकर कहा। हाँ, मगर आयजा कैसी है? फारिस ने परेशानी से कहा। अस्पताल लेके जा रहा हूँ, बेहोश है। आयजा की जानिब देखते हमीन ने कहा। तुम्हारी शादी जिस मकसद के लिए की गई है वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। फारिस ने इसे इत्तला दी। मतलब? हमीन ने नासमझी से पूछा। मतलब ये वही सरदार था जिसकी वजह से आयजा ने वकालत छोड़ी और तुमने एसपी की पोस्ट। सिकंदर अंकल ने तुम्हें इस केस में इसलिए नहीं जाने दिया, मगर आयजा जिद्दी है, फारिस ने कहा और फिर आगे का प्लान बताया। आयजा को 3 घंटे बाद होश आया था और अभी भी वो डरी हुई थी। सर, आपकी वाइफ को एंजाइटी अटैक आ रहे हैं, क्या आप इन्हें संभाल सकते हैं? डॉक्टर ने हमीन से सवाल किया। मैं कैसे संभाल सकता, आप डॉक्टर हैं। हमीन ने रूम में दाखिल होते बात अधूरी छोड़ी थी। हमीन, आयजा फौरन से उतरकर इसके सीने से जा लगी थी। प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ा करें, आयजा ने रोते हुए कहा। आयजा, सब ठीक है, मैं नहीं छोड़ रहा तुम्हें। हमीन ने इसके गिर्द बाजू हाइल किए थे। डॉक्टर्स कमरे से जा चुके थे, मुझे घर जाना है। आयजा ने अगली फरमाइश की। मैं तुम्हें इस हाल में गाँव नहीं छोड़ सकता, हमीन ने तसल्ली से कहा। आप रुखसती कर देना, आयजा ने मासूमियत से कहा। प्लीज। ठीक है, तुम अभी मेरे साथ घर चल रही हो। हमीन ने इसका हाथ थामा और गाड़ी घर की जानिब ले गए। थोड़ी ही देर में वो लोग शाह विला में पहुंच गए थे। अरे, मेरी बच्ची घर आई है, शबाना बेगम ने खुशी से कहा। मामा, अभी आयजा की तबीयत खराब है, हम शाम को बात करते हैं। हमीन ने इशारों में शबाना बेगम को समझाया। ठीक है, तुम इसे अपने रूम में ले जाओ, मैं कुछ भेजती हूँ खाने के लिए। शबाना बेगम ने तसल्ली से कहा। तुम सो जाओ थोड़ी देर, हम फिर बात करेंगे। हमीन ने इसे तसल्ली देते कहा। हमीन, शुक्रिया, आयजा ने झिझकते हुए कहा। पागल हो क्या आयजा, तुम मेरी बीवी हो, निकाह तुम्हारी हिफाजत के लिए किया था। हमीन ने इसका माथा चूमते बड़ी मोहब्बत से कहा था। मनकूहा हूँ मैं आपकी, आयजा ने इसे याद दिलाया। तुम इस वक्त मेरे शहर, मेरे घर, मेरे कमरे में खड़ी हो, तो तुम मेरी बीवी हो। हमीन ने इसे इत्मीनान से कहा। क्या ये मोहब्बत का इजहार था? आयजा ने छेड़ते हुए कहा। नहीं, अकीदत का, हमीन वार्डरोब की तरफ जाते हुए कह रहा था। शाम को फारिस और महक इससे मिलने के लिए आए थे और अब वो चारों लॉन में बैठे गुफ्तगू कर रहे थे। भाभी, यहाँ की बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है? आयजा ने महक से पूछा था। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट बेस्ट है, मैं, फारिस और हमीन वहीं से पढ़े हैं। महक ने तफसील से बताया। अच्छा, तो आप लोग यूनिवर्सिटी फेलोज हैं, आयजा ने सताइशी अंदाज में कहा। तो फिर आपको तो पता होगा कि हमीन की कितनी गर्लफ्रेंड्स थी? आयजा ने हमीन को नजरों के हिसार में लेते कहा था। नहीं, हमीन की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, महक ने मुस्कुराकर जवाब दिया। भाभी, सच बताएं, इतने हैंडसम हैं, कोई ना कोई तो होगी। आयजा को यकीन नहीं आया था। नहीं, वाकई हमीन लड़कियों से दूरी रखता था, मुझसे भी क्लोज हमारी मंगनी के बाद हुआ था। महक ने फारिस को देखते हुए कहा। कोई बुरी आदत? आयजा बस चाहती थी कि कोई बहाना हो जिससे वो हमीन को तंग करे। अरे यासीन बेटे, कैसे हो? शबाना बेगम घर के अंदर दाखिल होते यासीन को देखते कहा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। यासीन ने खुशी से सलाम किया। मैं ठीक, आप बताएं? वालेकुम अस्सलाम मेरे बेटे, शबाना बेगम ने यासीन को गले लगाते कहा था। अल्लाह का शुक्र है बच्चे, भाई और भाभी भी यही है ना? यासीन ने सवाल किया तो सारे ही इसी जानिब आ गए थे। यासीन, कैसे हो? महक ने चहकते हुए अपने देवर को गले लगाया था। बिल्कुल ठीक भाभी जान, आप कैसी हैं? यासीन ने इनका माथा चूमते सवाल किया था। मैं भी ठीक, महक ने खुशी से कहा। तुमने बताया नहीं, हम लेने आ जाते, फारिस ने यासीन से मिलने के बाद सवाल किया था। बस सरप्राइज देना था, यासीन ने खुशी से बताया। हमीन भाई, सुना है शादी कर ली? यासीन अब हमीन के गले लगा था। हाँ, बिल्कुल कर ली है, हमीन ने आयजा की जानिब इशारा किया। अस्सलाम वालेकुम छोटी भाभी, यासीन ने हमीन को छेड़ते हुए आयजा से कहा। वालेकुम अस्सलाम, आयजा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। वो समझ गई थी कि ये दोनों खानदान किस हद तक क्लोज हैं। आप दोनों तो हमेशा यहीं पाए जाते हैं, क्यों भाई? सारे अब डाइनिंग रूम की जानिब जा रहे थे जब यासीन ने सवाल किया। क्योंकि औलाद माँ बाप के पास अच्छी लगती है।
सिकंदर साहब ड्राइंग रूम की चौखट पर खड़े कह रहे थे। बड़ी, यासीन ने चहकते हुए कहा और फिर सिकंदर साहब के गले लगा था। कैसा है मेरा बच्चा? सिकंदर साहब ने खुशी से पूछा। मैं ठीक, बहुत मिस किया आपको। यासीन अब सिकंदर साहब के कंधे पर सर रखे लेट गया था। फारिस के वालिद और सिकंदर अंकल बेस्ट फ्रेंड थे। इनकी एक कार एक्सीडेंट में वफात हो गई थी। तब से दोनों बच्चे सिकंदर अंकल ने पाले हैं। महक ने आयशा को समझाया तो आयशा ने समझकर सर खम किया। वैसे भाई की शादी मेरे बगैर कर दी बड़ी? यासीन ने नागवारी से पूछा। बस हालात ऐसे थे। सिकंदर साहब ने इसका माथा चूमते कहा। सब लोग डिनर के बाद अपने अपने कमरों में चले गए थे। शाह हाउस और बलोच हाउस के बीच में लॉन से एक दरवाजा खुलता था जो दोनों घरों को आपस में जोड़ता था। आयशा इस वक्त हमीन के कपड़ों में मौजूद थी। हमीन ने इसको देखा और फिर बस इसी को देखता रहा। तुम इन कपड़ों में ज्यादा अच्छी लगती हो। हमीन ने ड्रेसिंग टेबल के आईने में आयशा के अक्स को देखते कहा। हाँ, मैं सोच रही थी कल महक भाभी के साथ जाकर चंद कपड़े ऐसे ले आऊं। आयशा ने अपने लंबे बालों को खुला छोड़ते कहा था। हमीन बिल्कुल इसके पीछे खड़ा हुआ था और फिर धीरे से इसके बालों को अपनी हथेली में लिया और अपने नथनों से इसकी खुशबू को अपने अंदर उतारा। फिर धीरे से इसके बालों को चूमा था। तुम्हारे बाल मुझे बहुत पसंद हैं, इन्हें कभी मत कटवाना। हमीन ने दिल से इसकी तारीफ की थी। आयशा साख्त थी। हमीन ने इसे देखा। एक तो तुम मेरे रोमांटिक होने पर ऐसे साख्त क्यों हो जाती हो? हमीन ने खफा से लहजे में पूछा। क्योंकि मुझे यकीन नहीं आता तुम जैसा अकड़ू भी तारीफ कर सकता है। आयशा कहकर बेड पर आ गई थी। वैसे, हमीन ने शरारती अंदाज में देखा था। अगर तुम्हें पूछना था मेरी कितनी गर्लफ्रेंड है तो मुझसे पूछ लेती। हमीन ने आयशा को छेड़ा था। अगर पूछती तो कौन सा सच कह देते? आयशा ने नागवारी से कहा। तुम पूछ कर तो देखो। हमीन अब बेड पर बैठा था, एन आयशा के सामने। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी? आयशा ने संजीदगी से पूछा। एक मिनट, मुझे गिन लेने दो। हमीन ने उंगलियों पर गिनते हुए कहा। क्या मतलब? कितनी थी जो तुम्हें गिननी पड़ रही है? आयशा पर तो हैरतों का पहाड़ टूटा था। सारा को मिलाकर 6। हमीन ने सुकून से कहा। तुम्हारी 6 गर्लफ्रेंड्स थी? आयशा ने हैरानगी से पूछा। हाँ, हमीन को मजा आ रहा था इसे तंग करने में। तुम जलिस हो रही हो क्या? आयशा ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। नहीं, मैं क्यों होंगी जलिस। अच्छा सुनो, मेरे एक दोस्त की शादी है कल, वहां जाना है। हमीन ने इसे कल के अहम इवेंट के बारे में बताया। अपनी इन 6 गर्लफ्रेंड्स में से किसी को ले जाना। आयशा ने मुंह बनाते कहा और किताब चेहरे के आगे कर ली थी। हा 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 हा। और कह रही थी मैं क्यों होंगी जेलस। हमीन ने आयशा की नकल उतारते कहा था। आयशा ने इसे घूरा और किताब वापस चेहरे के आगे कर ली। अच्छा सुनो, हमीन ने इसे बुलाया मगर आयशा ने कोई जवाब नहीं दिया। सुनो ना, हमीन ने फिर कोशिश की। कोई जवाब नहीं। हमीन ने करीब होकर इसके हाथ से किताब छीनी। मैंने जिंदगी में कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, इसलिए अल्लाह ने तुम जैसी प्यारी बीवी दी है। हमीन ने इसे नजरों के हिसार में लेते कहा। आयशा ने शर्मा कर सर झुका लिया था। वो सही मायनों में सुर्ख हुई थी। हाय, तुम शर्माते हुए ज्यादा प्यारी लगती हो। हमीन ने इसे फिर छेड़ा। अगली सुबह काफी खुशगवार थी। ब्रेकफास्ट बलोच हाउस में था तो सब वहीं जमा थे। आयशा ने ब्लैक कुर्ती पहन रखी थी जो महक ने इसे दी थी। बालों को हमेशा की तरह जूड़े में बंद किया हुआ था। किसी ने मेरी बीवी को देखा है? सुबह से लापता है। हमीन ने डाइनिंग टेबल पर कदम रखते कहा था। सब लोगों की नजरें आयशा पर गईं थी। हमीन ने भी इसे देखा। वो चाय के कप थामे आ रही थी। भाभी, मेरी बीवी नई नवेली दुल्हन है, ऐसे तो ना करें। हमीन ने फौरन चाय की ट्रे ली थी। आयशा सुर्ख हुई थी। देवर कुछ दिन पहले तक शादी से ड्रामे कर रहा था और अब देखो। महक ने हमीन को घूरते हुए कहा। भाभी, मुझे थोड़ी पता था कि इतनी खूबसूरत मिलती है सब्र करने पर। बीवी, हमीन ने आयशा को आंख मारते कहा था। आयशा, तुमने इतना कैसे बदल दिया मेरी बेटी को? शबाना बेगम ने सताइशी अंदाज में कहा। कुछ खास नहीं ताई अम्मी, बस मैंने तो मोहब्बत से चंद बातें की थी। आयशा को समझ नहीं आया वो क्या कहे। अच्छा, मुझे याद आया शाम को परवेज और मरियम वाले आ रहे हैं। सिकंदर साहब ने एलानिया कहा था। बाबा वाले शिफ्ट हो गए? आयशा ने चौंक कर सवाल किया। हाँ बच्चे, सामने वाला घर आज से तुम्हारा मैका होगा। सिकंदर साहब ने मुस्कुरा कर कहा। आयशा को दिल से खुशी हुई थी। नाश्ते से फारिग होकर सिकंदर साहब ऑफिस जा चुके थे। फारिस भी ऑफिस के लिए निकल गया था। शबाना बेगम और महक किटी पार्टी में गई थी जबकि यासीन अपने लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने गया था। आयशा सोफे पर बैठी किताब पढ़ रही थी जब हमीन इसके पास आकर रुका। तुम तैयार हो? हमीन सिकंदर ने सवाल किया। जी हाँ, मैं तो तैयार हूँ, मसरूफ से अंदाज में आयशा ने पूछा। तो चलो फिर, हमीन ने इसे देखते कहा।
कहाँ? शादी में तो रात को जाना था ना। आयजा ने नासमझी से देखा। बेगम, आप भूल रही हैं, आप मेरी सेक्रेटरी हैं। हमीद ने इसे याद दिलाया था। क्या मतलब? अभी भी मुझे जॉब करनी पड़ेगी? आयजा ने सदमे से कहा। जी हाँ, हमीद ने कहा और फिर खुद ही इसका हाथ थामते कार तक ले आया था। और फिर वो दोनों ऑफिस के लिए रवाना हो गए। ऐसा नहीं हो सकता क्या आप कमाएं और मैं आपके पैसों पर ऐश करूं? आयजा ने मुंह बनाते पूछा। एक्स प्रोसिक्यूटर साहिबा, ऐसा हो सकता है, मगर आपका शौहर आपका दीवाना है, वो 10 घंटे आपसे दूर नहीं रह सकता। हमीद ने आशिकों की तरह ये डायलॉग मारा था। खैरियत है, कहीं कोई नशा तो नहीं किया सुबह सुबह? आयजा ने तफ्तीशी अंदाज में पूछा। किया है ना, आपकी मोहब्बत का नशा? हमीद ने बगौर से देखते कहा था। मामा, खाने में क्या बनाऊं? वो लोग आएंगे तो खाना तो तैयार होना चाहिए। महक ने घर आकर शबाना बेगम से सवाल किया। बिरयानी बना लेते हैं, शबाना बेगम ने मशवरा दिया। ठीक है, मैं कपड़े बदल लूं, फिर साथ बनाते हैं, और हमीन और फारिस को भी लंच पर घर बुला लेना। शबाना बेगम ने जाते जाते याद दिलाया था। आयजा जब से ऑफिस में आई थी, बोर हो रही थी। हमीन, मुझे कोई काम दे दो, मैं बोर हो गई हूं। आयजा ने मुंह बनाते कहा। तभी हमीन का फोन बजा था। जी भाभी। हमीन ने फोन कान से लगाया। जी ठीक है, आ जाएंगे हम। हमीन कहकर फोन रख दिया था। अच्छा, ये पेपर प्रिंट करके ले आओ, फिर लंच पर घर जाना है, हमीन ने एक फाइल से पकड़ाते हुए कहा था। आयजा ऑफिस से बाहर आ गई थी, मगर प्रिंट मशीन को खड़े होकर घूरने लग गई थी। क्या मैं कोई मदद करूं? एक लड़के की आवाज आयजा के समातों से टकराई थी। असल में मुझे ये यूज करना सिखा दें, आयजा ने सुकून से कहा। जी ठीक है। अभी लड़का आगे बढ़ने लगा था कि हमीन ऑफिस से बाहर आया था। यासिर, कोई और काम नहीं है क्या तुम्हारे पास? हमीन ने सर्द लहजे में कहा। सर, मैं वो मैम को। अभी यासिर ने जुमला मुकम्मल नहीं किया था कि हमीन फिर गुस्से से बोला। मैम वगैरह कुछ नहीं, तुम जाओ अपना काम करो, मैं इन्हें संभाल लूंगा। हमीन के लफ्जों में साफ जलन थी। यासिर ने सर झुकाकर वहां से जाने में बेहतरी समझी। और तुम, अगर तुम्हें प्रिंटर यूज करना नहीं आता था तो तुम मुझे बोल सकती थी, हमीन ने नागवारी से कहा। अरे, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तो बस इससे मदद मांग रही थी। बल्कि नहीं, मैंने तो मदद मांगी भी नहीं, वो खुद कर रहा था बेचारा, और तुमने इसको कितना डांट दिया। आयजा ने कहा। कुछ ज्यादा फिक्र नहीं हो रही आपको? हमीन ने तंसिया कहा। नहीं, मतलब अच्छा ठीक है, आप मुझे सिखा दें। आयजा ने बात को रफा दफा करने के लिए जल्दी से कहा। पहले तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें प्रिंटर यूज करना नहीं आता तो तुम इतनी देर से यहाँ खड़े होकर क्या कर रही थी? हमीन ने तफ्तीशी अंदाज में पूछा। वो दरअसल मैं इसे घूर रही थी, आयजा ने मासूमियत से कहा। या अल्लाह, बेगम अगर इतनी मासूमियत दिखाओगी तो मेरा दिल आ जाएगा, हमीन ने रोमानवी अंदाज में कहा था। ऑफिस है हमीन, आयजा ने शर्मा कर कहा। फिर घर चलें क्या? हमीन ने इसे तंग किया। कूंज जब से शाह वेला आई थी तब से गार्डन में बैठी फूलों की तस्वीर ले रही थी। जब घर में दाखिल होते यासीन की नजर इस पे गई थी, वो साख्त हो गया था। यासीन ने बहुत से खूबसूरत लड़कियां देखी थी, मगर कूंज को देखकर इसे असल खूबसूरती का इल्म हुआ था। खूबसूरत लंबे बाल, गोरी रंगत, मेकअप के नाम पर लिपस्टिक। यासीन ने खुद को कंट्रोल किया और अंदर की जानिब चला गया। सबसे मिलकर वो फिर से लॉन में आ गया था। अस्सलाम वालेकुम। कूंज के पास खड़े होकर इसने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। कूंज ने मसरूफ से अंदाज में जवाब दिया। अगर आप बुरा ना माने तो मुझे आपको कुछ कहना था। यासीन ने बात का आगाज किया। जी कहें। कूंज अब मुतवज्जा हुई थी। मुझे आप अच्छी लग गई हैं, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके बाबा से रिश्ते की बात करना चाहता हूँ। यासीन ने मुस्कुरा कर कहा। इसकी मासूमियत आया थी, अगर कोई और लड़की होती तो इस पर दिल हार जाती। चटाख। और पहली ही मुलाकात में यासीन बलोच को थप्पड़ पड़ चुका था। बदतमीज, कूंज ने कहा और अंदर चली गई। भला मैंने कुछ गलत कहा क्या? यासीन ने सोचा था। बड़ी। यासीन चिल्लाते हुए अंदर गया था। लंच पर आयजा और हमीन भी आ गए थे। बाबा, एक मजे की बात बताऊं? खाना खाते हमीन ने कहा। सिकंदर साहब समेत सब मुतवज्जा हुए थे। एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर को प्रिंटर यूज करना नहीं आता। हमीन ने इसे तंग किया था। हा 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 हा। सिकंदर साहब समेत सब हंसे थे। आप लोग हंस क्यों रहे हैं? मैं वकील थी, कोई मुलाजिम नहीं, आयजा ने नागवारी से कहा। बिल्कुल दुरुस्त कहा छोटी भाभी, मैं आपके साथ हूँ इस बात में, यासीन ने फौरन से कहा। देखा, मेरा देवर भी समझता है मुझे, आयजा ने मुस्कुराकर कहा। जी बिल्कुल, दोनों काम चोर जो ठहरे, हमीन ने आयजा के कान में कहा था। रात को मिले, बताती हूँ, आयजा ने हमीन के कान में धमकी दी थी। क्यों, तुम चुड़ैल बन जाती हो क्या रात को? हमीन ने मजाहिया अंदाज में कहा। वो मुस्कुराते वक्त वो आयजा को बहुत प्यारा लगा था।
कूंज, मैंने तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटी डिसाइड कर ली है, तुम कल यासीन के साथ विजिट कर लेना। आयजा ने कूंज को देखते हुए कहा। नहीं आपी, नहीं भाभी, दोनों ने बेक वक्त कहा। क्या हुआ, कोई बात हुई है क्या? फारिस ने सवाल किया। नहीं भाई, मैं कुछ मसरूफ। यासीन की बात फारिस ने काट दी थी। कोई मसरूफ नहीं हो आयजा, तुम फिक्र मत करो, ये ले जाएगा, फारिस ने हुक्माना अंदाज में कहा। आयजा ब्लैक साड़ी में मैचिंग की ज्वेलरी पहने तैयार थी जब हमीन ब्लैक शलवार कमीज पर वेस्ट कोट पहने बाहर आया था। कैसा लग रहा हूँ? हमीन ने सवाल किया। लड़कियों पर जचता है ये सवाल, आयजा ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे, तुम लड़कियां तो मेकअप के बाद प्यारी ही लगती हो, हमें तो नेचुरल ब्यूटी होती है, हमीन ने खुद पसंदाना अंदाज में कहा। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा सुबह से आपका? आयजा ने कमर पर हाथ रखकर लड़ाका बीवियों की तरह पूछा। अल्लाह, नाराज ना हो बेगम, इधर आओ। हमीन ने इसे बाहों में कैद किया था। मेरी जान, इस तरह तैयार होकर बाहर जाओगी तो मेरी जेलसी बाहर आ जाएगी। हमीन ने इसे सर से पांव तक देखकर कहा। आयजा सुर्ख हुई थी। अल्लाह, ये शर्माना आपका। हमीन ने इसे फिर छेड़ा। आप चल रहे हैं या मैं फारिस भाई वालों के साथ चल जाऊं? आयजा ने मासूमियत से कहा, मगर लफ्जों में वार्निंग थी। चले बेगम, आपका हुक्म तो सर आंखों पर, हमीन ने मुस्कुरा कर कहा। सिकंदर शाह टेरिस पर अपने लाडले के साथ बैठे थे। सामने बिल्कुल परवेज शाह का घर था और छत पर कूंज अपने हिसाब से सेटिंग कर रही थी। एक बात कहूँ बड़ी, यासीन ने कूंज को देखते कहा। यहाँ से इसकी पीठ दिखती थी। हम्म, सिकंदर शाह भी वहीं देख रहे थे। आपके भाई की बेटी ने मुझे आज थप्पड़ मारा, यासीन ने शिकायती अंदाज में कहा। क्यों मगर? सिकंदर साहब को झटका लगा था। अगर ये बात आयजा के लिए होती तो बड़ी बात नहीं थी, मगर कूंज तो खामोश तबीयत की थी। मैंने कहा कि अगर आपको मंजूर हो तो मैं आपके वालिद से आपका रिश्ता मांगना चाहता हूँ, यासीन ने ड्रामाई अंदाज में बताया। तो मुझे थप्पड़ मार दिया। हा 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 हा, सिकंदर साहब का कहका गूंजा था। अरे मेरे शेर, अगर पसंद थी तो मुझे बताना था ना, सिकंदर साहब ने मलामत से कहा। मैं इसकी रजामंदी चाहता था, आप तो जबरदस्ती भी रिश्ता कर देते इसका मुझसे, यासीन ने मुंह बनाते कहा। फिर कैसी लगी रजामंदी? हा हा हा, सिकंदर साहब ने कहका लगाते हुए पूछा। आप जबरदस्ती ही कर लें, रजामंदी काम नहीं आ रही, यासीन ने मुंह फुलाते कहा। ये की ना शेरों वाली बात, सिकंदर साहब ने इसका माथा चूमा था। शादी में बहुत रश था, आयशा का वहां जरा दिल नहीं लग रहा था, मगर हमीन के लिए बर्दाश्त कर रही थी। मगर हमीन की नजरों से कुछ कहा छुपता है। क्या हुआ, दिल नहीं लग रहा क्या? हमीन ने आयशा को देखते पूछा। आयशा ने सर को खम किया। घर चलें? हमीन ने सवाल किया। आपके दोस्त की शादी है ऐसे? आयशा की बात हमीन ने बीच में काट दी थी। तुम ज्यादा अहम हो, हमीन ने कहा और उसका हाथ थाम कर बाहर ले आया। आते आते फारिस को मुबारकबाद देने का कहना नहीं भूला था। इससे अच्छी हमारी शादी थी। बाहर आते ही आयशा ने तबसरा किया। बेगम, हमारी शादी में मोहब्बत कहाँ थी, इनकी शादी में है। हमीन ने इसे छेड़ा था। क्या मतलब, आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते? आयशा ने नागवारी से पूछा। तब नहीं करता था, हमीन ने लफ्जों पर जोर देते कहा। खैर, अरेंज मैरिज ही बेस्ट होती है, आयशा ने कहा। वो कैसे? हमीन ने सवाल किया। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को जानते हैं, फिर मोहब्बत बढ़ती है, लड़ाई होती है, अच्छा लगता है सब, आयशा ने अफसानवी अंदाज में कहा। मतलब आपको मेरा साथ अच्छा लगता है? हमीन ने समझते हुए कहा। बहुत अच्छा लगता है, आयशा ने एतराफ किया। ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी है मेरी, अब तो शादी करवा दे मेरी। यासीन इस वक्त फारिस और हमीन के साथ था। फारिस की गोद में हमीन की सिकंदर की छोटी सी बेटी इनाया सिकंदर थी और हमीन फारिस के बेटे को बिठाए खिला रहा था। हैदर 4 साल का था जबकि अनाया 3 साल की थी। ड्रामे देखो इस इंसान के, अभी कल इसकी शादी हो रही है और जीना हमारा खराब किया है, फारिस ने नागवारी से कहा। यार, गांव में शादी करना जरूरी है क्या? यासीन ने फिर से मुंह बनाया। अपने मंगेतर की पसंद के आगे वो हारता ही था। भाई, ये तो अपने मंगेतर से कहो, हमीन ने यासीन को तंग किया। नया मुहाज नहीं खोलना भाई, यासीन ने कानों को हाथ लगाया। अच्छा भाई, मुझे शादी के बाद की टिप्स दें, बस अपना दिमाग और जबान कम चलाना, फारिस ने कहा। बीवी की तारीफ करना, हमीन ने कहा। और इसे महीने में 2 बार शॉपिंग पर ले जाना, फारिस ने कहा। आप तो नहीं लेकर जाते भाभी को? यासीन ने आईब्रो उचकाकर सवाल किया। यह सवाल अच्छा था यासीन, महक ने मुस्कुरा कर कहा। आयजा भी साथ थी। यार बेगम, मैं तोहफे जो देता हूँ, फारिस ने मासूमियत से कहा। और ये आप कब मेरी तारीफें करते हैं? आयजा ने हमीन को देखते कहा। जान, करता हूँ ना जब तुम अच्छी लगती हो, हमीन ने भी अपना दिफा किया।
اور وہ جو اچھی میں مہینے میں ایک بار لگتی ہوں، عائزہ نے ناگواری سے کہا۔ اب تم اسی دن جھگڑا نہیں کرتی تو اچھی لگتی ہو، حمید نے منہ بناتے کہا۔ حمید، عائزہ نے گھورتے ہوئے بلایا۔ اچھا اچھا، سوری بیگم۔ حمید نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ ہم دیتے ہیں تمہیں ٹپس، مہک نے کہا۔ پہلی، بیوی کو جب بھی دیکھو اس کی تعریف کرو، مہک نے کہا۔ دوسری، بیوی کی ہاں میں ہاں ملانا، عائزہ نے کہا۔ تیسری، اس کو سرپرائز گفٹ دینا، مہک نے کہا۔ اور سب سے اہم، ہر بات میں اس کی بات کو اہمیت اور عزت دینا، عائزہ نے کہا۔ میرے بھائی چوتھی بات کرتے ہیں، باقی نہیں، یاسین نے ہنستے ہوئے کہا۔ بجا فرمایا، عائزہ نے تالیاں بجاتے ہوئے کہا۔ شادی کا دن، کئی سالوں بعد وہ لوگ پھر گاؤں میں تھے۔ کونج دلہن کے روپ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ عائزہ، کونج اور مہک تینوں کا اپنا بزنس برانڈ تھا جس کو وہ چلاتے تھے۔ کونج نے بڑی مشکل سے یاسین کے لیے ہاں کی تھی کیونکہ بقول کونج کے یاسین بہت چھچورا ہے۔ یونیورسٹی میں بھی یاسین کسی لڑکی سے بات کرنے سے ڈرتا تھا کہ کہیں کونج نہ دیکھ لے۔ بیگم سنو، حمین کمرے میں آیا تھا، وہی کمرہ جہاں اس نے پہلی بار عائزہ پر ہاتھ اٹھایا تھا اور وہ آخری بھی تھا۔ جی سنائیں، انایا کو تیار کرتی مصروف انداز میں کہا۔ تم اپنا سفید لہنگا پہننا آج، حمین نے فرمائش کی۔ مگر میں تو بلو پہن رہی ہوں، مہک بھابھی اور میری میچنگ۔ عائزہ نے حمین کے ارادوں پر پانی پھیرا تھا۔ نہیں، تم میری بیوی ہو تو میچنگ بھی میرے ساتھ کرو گی، حمین نے حتمی انداز میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، پہن لوں گی، عائزہ نے حمین کے ڈراموں کے آگے ہار مانتے کہا۔ سفید لہنگے میں عائزہ ابصرا لگ رہی تھی۔ شادی کے 4 سال بعد بھی وہ اسے ساخت کر دیتی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ عائزہ نے سوال کیا۔ قسم سے، اگر 100 دل ہوتے تو وہ بھی تمہارے ہوتے، حمید نے محبت سے کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں نکاح کی تقریب شروع ہو چکی تھی۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، یاسین نے کونج کو اپنے دل سے قبول کیا تھا۔ مبارک ہو زوجہ یاسین بلوچ، یاسین نے کونج کو دیکھ کر کہا۔ خیر مبارک مسٹر یاسین کونج بلوچ، کونج نے محبت سے کہا۔ یاسین دل سے مسکرایا تھا۔ وہ پہلا مرد تھا جس نے اپنی بیوی کا نام اپنے نام میں لگایا تھا۔ سارے لوگ خوشی سے ڈانس کر رہے تھے کہ عائزہ کو چکر آنے لگے، وہ بے ہوش ہوئی تھی۔ عائزہ، حمین کے پیروں سے زمین نکلی تھی۔ حمین جلدی سے اسے کمرے میں لایا تھا۔ فارس نے ڈاکٹر کو کال کی۔ تقریباً 15 منٹ میں ڈاکٹر آ گئے تھے اور عائزہ کو چیک کر رہے تھے۔ کیا ہوا ہے ڈاکٹر سے؟ حمید نے پریشانی سے کہا۔ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، وہ پریگننٹ ہے، کمزوری کی وجہ سے چکر آئے ہیں، ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی تھی۔ سب کے چہرے کھل اٹھے تھے۔ حمید نے عائزہ کا ماتھا چوما تھا، وہ اس کا نصیب تھی اور اسے عزیز تھی۔ حمید یار، آرس کو دیکھے نا، مجھے تنگ کر رہا ہے، اس نے۔ عائزہ الماری میں کپڑے جما رہی تھی اور عارض انہیں بار بار گرا رہا تھا۔ آرز، پیچھے ادھر آؤ، بچے ادھر آؤ، ماما کو تنگ نہیں کرتے۔ حمید نے آرز کو گود میں لیا تھا۔ دیکھو، جو کام بابا کا ہے وہ کام نہیں کرتے بچے، آپ کے ماما کو صرف میں تنگ کر سکتا ہوں، حمید آرز کو سمجھا رہا تھا اور وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم پر گیا ہے یہ، حمید نے تبصرہ دیا۔ دیکھو، گھورتا ایسے ہے جیسے غلطی میری ہو، حمید نے آرز کا گال چومتے کہا تھا۔ ہاں، جب اولاد کوئی برا کام کرے تو مجھ پہ گئی ہے اور اچھا تو آپ پر، عائزہ نے غصے سے کہا۔ تو غصہ کیوں ہو رہی ہو جان؟ حمید نے اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا۔ میں کب سے یہ کام کر رہی تھی، ابھی تک نہیں ہوا، عائزہ رونے لگی تھی۔ وہ اب ایسی ہی ہو گئی تھی، ذرا ذرا سی بات پر رو دینے والی۔ اچھا، میں ماما کو آرز دے کر آؤں، پھر میں کرواتا ہوں، حمید نے جلدی سے کہا۔ رہنے دیں، ابھی آئے ہیں آپ آفس سے، عائزہ نے ناگواری سے کہا۔ حمید نے اگنور کیا تھا۔ آرز کو سکندر صاحب کو دے کر وہ واپس کمرے میں آیا تھا اور پھر عائزہ کی مدد کرنے لگا۔ ویسے روتے ہوئے زیادہ پیاری لگتی ہو، حمید نے اسے چھیڑا تھا، اور آپ مجھے تنگ کرتے ہوئے زہر، عائزہ نے منہ بناتے کہا۔